हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के प्रोज सेक्शन के प्रोज नंबर 1 एनिमल्स इन प्रिजन के पैराग्राफ नंबर 6 से लेकर पैराग्राफ नंबर 10 तक का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लिखा गया था। ये एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बताने की कोशिश की है कि कोई शख्स जब जेल के अंदर जाता है तो उसको किस तरह के किस प्रकार के किस भांति भांति के जानवर होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे उसका सामना होता है। तो इसके अंदर इन्होंने बताया। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 वीडियो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज पे ये 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने ये 2 वीडियो पिछला नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले 2 वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद जो है ये तीसरा वीडियो यानी तीसरा पार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। इस तीसरे पार्ट के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 से लेकर पैराग्राफ नंबर 10 तक को। और इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे कि हर पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने यानी समझाने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में जो है उस पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर दैट, मैंने इससे पहले कभी ध्यान न दिया था कि फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन रस्टेड कलर, के आम के जो नए पत्ते होते हैं वो गेरुए कलर के यानी कि लाल भूरे रंग के होते हैं। रिमार्कबली लाइक ऑटम टिंट्स ऑन द काश्मीरी हिल, अद्भुत रूप से काश्मीरी पहाड़ियों पर पतझड़ की आभाओं की तरह। बट दे चेंज द कलर सून एंड बिकम ग्रीन, पर उसका यानी कि आम के पत्ते का जो रंग है वो शीघ्र ही बदल जाता है और हरे रंग का हो जाता है। ये रहा पैराग्राफ नंबर 6। पहले हमने इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पैराग्राफ नंबर 6 में कहते हैं कि उनको पता ये नहीं था कि जो आम का पत्ता होता है, जब पहला नया नया पत्ता होता है तो उसका जो कलर होता है वो हरा कलर, इस तरह के कलर का नहीं होता है। उसका कलर जो होता है क्या होता है, ये गेरुआ कलर का, हल्का सा लाल और भूरा कलर के मैचअप से बना हुआ इस तरह का जो कलर होता है। तो ये पता नहीं था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जब उन्होंने जेल में जब गौर से देखा तब पता चला कि आम का जो नया पत्ता होता है वो हल्का गेरुआ लाल कलर का होता है। और उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह ये पत्ता उसी तरह गेरुआ लाल कलर का होता है जिस तरह से कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कश्मीरी पंडित थे, उनका जन्म जो है कश्मीर के अंदर हुआ था। तो वो अपने गांव की जो है सो कंपेयर करते हुए कहते हैं कि कश्मीर के अंदर भी जब ठंडी का मौसम आता है और सारा पेड़ से जो पत्ता झड़ जाता है तो बर्फ पे जो है इस तरह का कलर उभर आता है, मतलब कि बर्फ के ऊपर जो ये पत्ता वगैरह सब रहना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह इसका जो कलर होता है सेम इस कलर के बराबर होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो आम का पत्ता का जो कलर है लाल हरा लाल भूरे रंग का, जो लाल कलर का जो पत्ता होता है, गेरुआ कलर का जो पत्ता होता है आम का, उसका भी कलर किस तरह का होता है। कश्मीर की जब पहाड़ियों पे जब ठंडी का मौसम आता है और वहाँ पे जो पत्ता जो पेड़ से झड़ के जो उसके बर्फ के ऊपर जो गिरा हुआ रहता है तो उसका भी कलर इस तरह का होता है। ठीक है। उसके बाद जो है पंडित जी कहते हैं कि देखिए ये जो रंग है, मतलब कि जो आम का जो पत्ता का जो रंग होता है वो तुरंत ही इस रंग से यानी कि गेरुए कलर के रंग से वो हरे रंग का जो हो जाता है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, द मानसून रेन वेयर ऑलवेज वेलकम, मानसून की बारिश का हमेशा स्वागत किया जाता है, यानी कि हर इंसान चाहे आप हो या मैं, बारिश का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। फॉर दे इंडेड द समर हीट, क्यों, क्योंकि वे ग्रीष्म ऋतु मतलब कि जो गर्मी का जो महीना होता है उसके जो तपस को समाप्त कर देता है। जैसे ही बारिश होती है गर्मी की जो तपस होती है वो खत्म हो जाती है। बट वन कुड हैव टू मच ऑफ अ गुड थिंग, पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी के पास अच्छी वस्तु जो है बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। एंड देहरादून इज वन ऑफ द फेवर हंट्स ऑफ द रेन गॉड, और देहरादून वर्षा देवता का जो है मनपसंद अड्डा यानी कि बसेरा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है बारिश, देखिए एक अच्छी चीज है
क्योंकि ये गर्मी की जो तपस होती है उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन देहरादून में क्या होता है, देहरादून में ये होता है कि बहुत अधिक मात्रा में जो है बारिश होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि बारिश भी अगर बड़ी अधिक मात्रा में होने लगती है तो कीचड़ हो जाता है, जगह जगह पानी लग जाती है, और उसके बाद जो है फिर यानी कि बारिश अच्छा नहीं लगता है। तो वही कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि देहरादून के अंदर जो है ये एक जो है बसेरा है, किसका, रेन गॉड का, मतलब कि जो वर्षा, जो बारिश देने वाला जो भगवान है या बारिश देने वाला जो देवता है, उसका ये एक अड्डा है। और यहाँ पे बारिश बड़ी कस के होती है। विद इन द फर्स्ट 5 और 6 वीक ऑफ द ब्रेक ऑफ द मानसून वी वुड हैव अबाउट 50 to 60 इंचेस ऑफ रेन। मानसून के आगमन, जैसे ही मानसून आता है से आगमन से 5 या 6 सप्ताह में ही क्या होता है, 50 से 60 इंच वर्षा मिल जाती है। यानी कि बारिश इतनी होती है कि 50 से 60 इंच तक जो है पानी लग जाता है। एंड इट वॉज नॉट प्लेजेंट टू सिट coop up in a little narrow place trying to avoid water dripping from the ceiling or rushing in from the windows। और संकुचित जगह जैसे कि जेल के अंदर बैठकर छत से टपकते या खिड़की से बहते पानी से बचने की कोशिश करना सुखद नहीं होता है। तो ये रहा पैराग्राफ नंबर 7। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, ऑटम अगेन वॉज प्लेजेंट। शरद ऋतु, यानी जैसे बरसात खत्म होता है उसके बाद जो है शरद ऋतु यानी ऑटम, अक्टूबर से नवंबर का जो महीना होता है उसको ऑटम सीजन कहते हैं, यानी कि शरद ऋतु कहते हैं। तो कहते हैं शरद ऋतु फिर से सुखदायी होती है, क्योंकि वहाँ पे अभी बारिश खत्म होती है और ठंडी का मौसम आने वाला होता है, तो हवा जो है क्या होती है, वो ठंडी ठंडी चलती है। एंड सो वाज द विंटर, और इसी तरह सर्दी का महीना भी बहुत ही खुशगवार होता है, क्योंकि ठंड रहती है, लोग जो है सो मौसम सुहावना रहता है, अच्छा लगता है। एक्सेप्ट व्हेन इट रेन विद अ थंडर एंड रेन, सिवाय इसके कि जब गरज और बारिश के साथ बारिश होती है। मतलब कि अगर ठंडी के मौसम में, ठंडी खुशगवार होता है, हर इंसान को पसंद आता है, लेकिन अगर बारिश के ठंडी के मौसम में बारिश हो, वो भी क्या कि बिजली गरजे और बारिश मूसलाधार हो, तो क्या होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए, एंड पियर्सिंग कोल्ड विंड, और भेद देने वाली जो ठंडी हवा चले। यानी कि ठंडी का मौसम हो, बारिश भी हो और गरज के साथ बिजली भी चमके, और साथ में जो है क्या हो कि ठंडी हवा जो कि भेद देने वाली, यानी आपके बदन को एकदम भेद देने वाली जो हवा होती है, उस तरह की हवा चले। वन लॉन्ग फॉर अ डिसेंट हैबिटेशंस एंड अ लिटिल वार्मथ एंड कंफर्ट। एक इंसान जो होता है, जब इस तरह का अगर वेदर हो जाए तो क्या होता है कि इंसान उचित निवास, मतलब जो रहने की जो जगह होती है, और थोड़ी गर्माहट और आराम के लिए तरस जाता है। मतलब कि बारिश, ठंडी, देखिए ठंडी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ठंडी में बारिश होना स्टार्ट हो जाए और उसमें एकदम भेद देने वाली जो हवा होती है, एकदम ठंडी से ठंडी हवा चलने लगे, और उसके साथ साथ बिजली भी गरजना स्टार्ट हो, चारों तरफ कीचड़ हो जाए, तो फिर क्या होता है कि इंसान को सूखा जगह नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो रह सके, और जो गर्माहट जो नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए कि ठंडी के मौसम में आप जो है सो आभा, मतलब कि आग जलाते हैं, अब बारिश होगी तो आग कहाँ से जला पाइएगा आप, तो बाहर आपको फिर जो है ठंडी ही ठंडी लगेगी, और फिर आपको आराम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका जो वेदर है, जो कंडीशन है, वेदर का कंडीशन मतलब कि जो मौसम का कंडीशन है, वो आपके लिए सूटेबल नहीं हो पाता है, इसलिए आपको आराम नहीं मिल पाती है। ओकेजनली देयर वुड बी अ हिल स्टॉर्म, कभी कभार ओलावृष्टि भी हो जाती है। ओलावृष्टि का मतलब समझिए, जैसे कि बर्फ में, जैसे आप देखते होंगे सितंबर अक्टूबर के महीने में या जून जुलाई के महीने के अंदर क्या होता है कि आसमान से पानी न बरस के क्या होता है कि बर्फ का टुकड़ा गिरता है, तो उसी को जो है हम लोग कहते हैं हिल स्टॉर्म, यानी कि ओलावृष्टि। ठीक है। विद अ होली स्टॉर्म विथ हिल स्टॉर्म बिगर देन मार्बल, और कांच की गोली जितनी बड़ी जो है ओला गिरती है कहाँ पर से, आसमान से, तो ये जो मौसम होता है ठंडी का और भी बेकार हो जाता है, और भी बद से बदतर हो जाता है। कमिंग डाउन ऑन द corrugated iron roof, coming down on the corrugated iron roof
and making a tremendous noise, something like a artillery bombardment. लोहे की नालीदार छतों पर गिरकर ऐसा भारी शोर करता है जैसे मानो तोप खाने से बमबारी हो रही हो। मतलब कि देखिए, आप जेल खाने के अंदर बंद है और ऊपर में आपका लोहे का, जैसे अभी चदरे, अभी जो है सो एस्बेस्टर जो क्या होता है, कूट का या फिर जो है आपको सीमेंट का बना हुआ होता है। लेकिन पिछले जमाने के अंदर क्या होता था कि वो जो है जो छत होता था, मतलब कि जो एस्बेस्टस होता था, वो लोहे का बना होता था। और उस लोहे के बने हुए एस्बेस्टस पे अगर आप मान ली बर्फ गिरे और धड़ाम धड़ाम बर्फ गिरता है तो क्या होता है, उसमें आवाज होती है और नीचे जो बैठा हुआ इंसान रहता है उसको ऐसा प्रतीत होता है, यानी ऐसा उसको लगता है जैसे कोई तोप खाने से, यानी कोई जो है सो तोप से बमबारी कर रहा हो, इस तरह की आवाज आने लगती है। पैराग्राफ नंबर 9, आई रिमेंबर वन डे पर्टिकुलरली, खासकर मुझे एक दिन याद है। इट वॉज 24th of December 1932, यह 24 दिसंबर 1932 का दिन था। देर वॉज अ थंडर स्टोर्म एंड रेन ऑल डे, सारा दिन बिजली कड़कती रही और वर्षा होती रही। एंड इट वॉज बिटरली कोल्ड, और कड़ाके की ठंडी थी। Altogether, it was one of the most miserable day from the bodily point of view that I have spent in Gaol. हालांकि शारीरिक रूप से यह मेरे लिए जेल में काटे सभी दिनों से ज्यादा दुखदायी दिन था। In the evening, it cleared up suddenly. अचानक शाम के समय यह मतलब कि जो आसमान है बिल्कुल साफ हो गया, यानी उस दिन बड़ी कस के जो है क्या हुआ, खूब बिजली चमकी, खूब जो है थंडर स्टॉर्म यानी बिजली कड़कना स्टार्ट किया और खूब ठंडी रही, कड़ाके की ठंडी रही। लेकिन शाम होते होते क्या हो गया कि आसमान बिल्कुल साफ हो गया। एंड ऑल माई मिजरी डिपार्टेड, और मेरी सारी उदासी जो थी, मेरी सारी जो दुख थी वो गायब हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। व्हेन आई सॉ ऑल द नेबरिंग माउंटेन एंड हिल्स कवर्ड विद अ थिक मेंटल ऑफ स्नो, जब मैंने आसपास के पहाड़ों और पहाड़ियों को बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए देखा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिसमस डे, क्रिसमस का दिन था, वॉज लवली एंड क्लियर, सुंदर और साफ था। यानी कि उसी के अगले दिन 24 दिसंबर के बाद कौन सा दिन आता है, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर आप सभी को मालूम है क्रिसमस डे होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि 24 दिसंबर की जो सुबह थी वो कड़ाके की बिजली कड़क रहा था, बारिश हो रहा था और जो ओलावृष्टि हो रही थी, और साथ में क्या हो रहा था, कड़ाके की ठंडी थी, जिसकी वजह से वो दिन बहुत ही तकलीफ दे गुजरा उनका। लेकिन जैसे ही शाम हुआ तो क्या हो गया कि वो जो है आसमान साफ हो गया और मौसम जो था वो सुहाना हो गया। और अगले दिन जो क्रिसमस का दिन था, जो कि उस दिन जो है आसमान साफ था और बहुत सुहाना लग रहा था। एंड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन, और बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर दृश्य था। और जब बर्फ से पहाड़ ढक जाता है तो कितना खूबसूरत लगता है। तो उस तरह का जो दृश्य था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पैराग्राफ नंबर 10, प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटी, समान गतिविधियों में भाग लेने से रोके जाने पर वी बिकम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे, हम प्रकृति के कार्यशैली के विश्लेषक करने वाले अधिक बन गए। वी वॉच ऑल्सो द वेरियस एनिमल एंड इंसेक्ट दैट कम आवर वे, हमने मतलब हम और हमारे जो आसपास के जेल के अंदर जो बंद थे कैदी, वो विभिन्न जानवरों और कीड़ों का भी निरीक्षण किया जो हमारे रास्ते में आए। यानी हमारे आसपास जो भटकता हुआ जो कीड़ा मकोड़ा था उसको भी हम देखने लगे, उसका भी निरीक्षण करने लगे, उसको भी बड़ी गौर से देखने लगे। एज आई ग्रीव मोर ऑब्जर्वेंट, जैसे जैसे मैं और अधिक विश्लेषक होता गया, मतलब उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने वाला होता गया। आई नोटिस ऑल मैनर ऑफ इंसेक्ट लिविंग इन माई सेल और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, मैंने अपने सेल या बाहर, मेरे सेल के बाहर यानी कि मेरे कोठी के बाहर, मेरे कैद खाने के बाहर छोटे यार्ड माने आंगन में रहने वाले सभी प्रकार की कीड़ों के कार्यशैली को देखा। यानी वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए अगर आपको कोई काम ना हो, आप बैठे हुए हैं, एक जेल खाने के अंदर आपको कैद कर दिया, या एक घर के अंदर कैद कर दिया, या एक जो है बाउंड्री के अंदर आपको कैद कर दिया, तो अगर आपके पास कोई काम नहीं होता है तो अब तरह तरह का दिमाग में जो है सोच आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जैसे ही
मुझे जेल खाने में बंद कर दिया गया और मुझे कोई दूसरा काम दिया नहीं जाता था, तो मैं क्या हुआ कि मैं जो है हमारे जो आसपास की जो इन्वायरमेंट है, यानी आसपास की जो रहने वाले प्राणी है, जैसे खटमल हो गया, जैसे आपको मच्छर हो गया, जैसे छिपकली हो गई, तो इस तरह के जो प्राणी हैं, इन सब प्राणी को मैंने देखना स्टार्ट किया और स्टार्ट करते उसके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट किया। ठीक है, और मुझे जो है धीरे धीरे इनके जो बिहेवियर, यानी इनकी जो लक्षण होती है, इनके जो काम करने की जो शैली होती है, उसके बारे में अधिक जानकारी, अधिक जो है नॉलेज होना स्टार्ट हो गया। आई रियलाइज डेट, मैंने अनुभव किया, वाइल आई कंप्लेन ऑफ लोनलीनेस, जब मैंने अकेलेपन का शिकायत करता था, दैट यार्ड, वह अहाता, विच सीम्स एम्प्टी एंड डिजर्टेड, जो खाली और वीरान लगता था, वाज टीमिंग विथ लाइफ, असल में जीवन से भरपूर था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो अहाता है, इसमें सिर्फ मुझे रखा गया है जेल खाने के अंदर और कुछ नहीं है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं था, यहाँ पे छिपकली थी, यहाँ पे जो है कबूतर था, गिलहरी थी, यहाँ पीपल का पेड़ था, यहाँ पे जो खटमल था, यहाँ पे जो है बिच्छू था, ये सारे लोग थे जो आसपास सब भरा हुआ पड़ा था। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑल दिस क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एंड फ्लाइंग इंसेक्ट, ये सभी पेट के बल खिसकने वाले, जैसे सांप हो गया, रेंगने वाले या उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, लिव देयर लाइफ विदाउट इंटरफेयरिंग विद मी इन एनी वे, मेरे काम में कोई बाधा डाले बिना अपना जीवन खुशी से, आसानी से व्यतीत कर रहे थे, जी रहे थे। एंड आई सॉ नो रीजन वाई आई शुड इंटरफेयर विद हिम, और मुझे उसके जीवन में दखल देने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया, यानी परंतु देयर वाज अ कंटिन्यूअस वॉर बिटवीन मी एंड बेडबग्स, मॉस्किटो एंड टू सम एक्सटेंट फ्लाइज, और मेरे और खटमलों, मच्छरों और कुछ हद तक मक्खियों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहा। यानी देखिए, इंसान है, जैसे आप हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको अगर आपके खटिया के अंदर अगर खटमल हो तो आप भी उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसको निकाल फेंकना बाहर करेंगे, क्योंकि वो आपका खून चूसता है। उसी तरह मॉस्किटो, मतलब कि मच्छर, देखिए मच्छर आपको अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। उसी तरह जो है फ्लाई, मक्खी, अब मक्खी आप सोए हुए हैं और अचानक आपके सर पे आकर भन भन करे, पूरा आपके नाक कान पे बैठना स्टार्ट करे, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो वही कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मुझे सारी चीज से ठीक है, सांप हो, बिच्छू हो, इससे हमको कोई परवाह नहीं थी, लेकिन ये जो बेड बग था, यानी जो खटमल था, मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर था, और जो है फ्लाइज मतलब जो मक्खियां थी, इसके बीच मेरा युद्ध चलता रहता था। यानी कि मैं उसे हराने की कोशिश करता, वो मुझ पर विजय पाने की कोशिश करता था। वॉस्प एंड हॉर्नेट आई टॉलरेटेड, तितैया और भिंड को मैंने सहन कर लिया। अब देखिए तितैया और भिंड क्या होता है, देखिए भेवरा जो होता है, बड़ा सा भेवरा होता है जो फूल पे आता है, भन करके आता है, उसको जो है तितैया कहते हैं। और भिंड जो होता है वो असल में जो पीली कलर की जो ये होती है, बिढ़नी कहलाती है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये जो डंक मारने वाला तितैया और जो भिंड था, उसको मैं कहीं ना कहीं सहन कर लेता था। एंड देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल, और वो जो तितैया और जो भिंड था, यानी कि बिढ़नी और जो भौरा था, वो मेरी कोठरी में सैकड़ों में था, मतलब कि उसकी संख्या बहुत अधिक थी। देयर हैड बीन अ लिटिल टिफ बिटवीन अस, हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था, यानी कि तितैया और भिंड से भी एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भिड़ गए थे। व्हेन इन एडवर्टेंटली आई थिंक अ वास्प हैड स्टन मी, जब एक भिंड ने, यानी कि जो भौरा था, वो उसने जो है मेरे विचार से, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार से अनजाने में डंक मार दिया था। यानी कि एक बार ऐसा हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के को जो है काट लिया था, कौन, भौरा, मतलब कि भिंड जो था वो काट लिया था। इन माई एंगर, गुस्से में मैंने, आई ट्राई टू एक्सटर्मिनेट द लॉर्ड, मैंने उसमें से, यानी जो भौरा का जो बैठा हुआ था, उसका जो छत्ता था, उसमें से बहुत को भगाने की कोशिश किया, उसको वहां से उजाड़ने की कोशिश किया। बट दे पुट मी अ ब्रेव फाइट इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्पररी होम, पर उसने, यानी कि जो भौरा था, उसने अपने अस्थायी घर की रक्षा करने के लिए बहादुरी से मुकाबला किया, मुझे हरा दिया। विच प्रोबेबली कंटेन देयर एग, जिसके अंदर, मतलब कि छत्ता को जो मैं निकाल रहा था, उसको उजाड़ के फेंकने की कोशिश कर रहा था, उसमें क्या हुआ, संभवतः उसके अंडे थे, यानी जो भौरे थे उनके अंडे थे। एंड आई डिसिस्टेड, और मैंने अपने आप को बाज रखा, मतलब कि जब मैंने देखा कि उसके अंदर अंडा है उसका, मतलब कि वास्प और हॉर्नेट का, तो मैंने क्या किया कि अपने आप को बाज रखना, यानी कि अपने आप को बस में किया, कंट्रोल में किया। एंड डिसाइडेड टू लीव देम इन प्लेस, और उसे शांति से रहने देने का निश्चित किया, मतलब कि
कि अब उसको जो परेशान करने का निश्चय नहीं किया मैंने। इफ़ दे डिड नॉट इंटरफेयर विद मी एनी मोर, यदि वे यानी कि ये जो भौरे होते हैं इस तरह का, ये हो गया आपको बिरनी, और ये जो भिंड होता है जो बड़ा सा काला ऐसा फूल पे बैठता है भन भन करता है, तो वो दोनों जो था वो मुझे तंग नहीं करते, अगर मुझे तंग नहीं करता फॉर ओवर ए ईयर आफ्टर दैट, उस सब के पश्चात 1 वर्ष तक आई लिव इन दैट सेल, और मैं फिर उस कोठरी में रहा, और साथ में वहाँ पे क्या था, भिंड भी था और तेतैया भी था, ये दोनों जो है मेरे साथ साथ रहे। सराउंडेड बाय दिस वास्प एंड हॉर्नेट, इन भिंड और तेतैयों से घिरा हुआ, एंड दे नेवर अटैक मी, और उन्होंने मुझ पे कभी आक्रमण नहीं किया। एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर, और हम एक दूसरे का सम्मान करते रहे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए ये जो जानवर होता है, ये जो छिपकली होती है, सांप होता है, बिच्छू होता है, तेतैया होता है, भिंड होता है, या फिर ये सब जो जानवर होते हैं, ये जानवर जो है प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप उसको प्यार से उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर न करें तो वो आपको कभी भी नहीं काटेगा, कभी भी आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपके साथ साथ रह सकता है। और देखिए आदि मानव जो हुआ करते थे वो जंगल में रहा करते थे, और जंगल में हर तरह की चीज, सांप, बिच्छू, कीड़ा फतिंगा, पूरा चीज, अगर ऐसा होता कि ये सब हमारे दुश्मन होते तो आदि मानव का विनाश हो जाता। उस जमाने में लाखों की संख्या में शेर रहा होगा, तो इस सारे के सारे लोग, सारे के सारे जानवर तो हम पे अटैक करते हैं, हमारे जो बाप दादा, हमारे जो पूर्वज है उस पर अटैक करके हमको मार देते हैं, हमें दुनिया से मिटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए जब हमारी संख्या बढ़ गई तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी जानवर को, इसी पक्षी को, इसी कीड़े मकोड़े को हम लोग विनाश करते हैं, उसका जो है उसके घर को उजाड़ देते हैं, उसको जो है सो हटाने की कोशिश करते हैं, अपने समाज से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए ये प्यार के भूखे होते हैं, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये प्यार के भूखे होते हैं, इन्हें जितना प्यार दीजिएगा उतना अधिक जो है क्या होगा कि वो आपके साथ रहेगा। लेकिन उसकी जो अपनी आम जिंदगी, जिस तरह वो आपको इंटरफेयर नहीं करता उस तरह आप भी उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कीजिए, उसकी जिंदगी में बाधा डालने की कोशिश नहीं कीजिए। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 6 से लेकर पैराग्राफ नंबर 10 तक का हमने पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, उसको यथासंभव जितनी हो सकी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे पहले कि इस वीडियो को समाप्त करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी ऑनलाइन कोर्स कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की 11th की कोर्स है, अगर आपने नहीं परचेज किया है तो जितना जल्दी हो सके इसे आप परचेज कीजिए। और साथ में इस वीडियो को अंत करने से पहले इसके वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, रेडिश ब्राउन मतलब होता है गेरुआ, और रस्टेड कलर का मतलब होता है लाल भूरे रंग का। समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए टिन्स का मतलब होता है आभा मैंने आपको बता दिया कि जब पेड़ से पत्ता झड़ जाता है, बर्फ के ऊपर जो जमा हुआ रहता है उसको आभा कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ देखिए हीट का मतलब होता है तपस, गर्मी। देखिए हंट्स का मतलब होता है बसेरा या अड्डा। ब्रेक का मतलब होता है आगमन, है ना, कि जैसे समर ब्रेक हो गया, विंटर ब्रेक हो गया, मतलब कि जो गर्मी है वो उसका आगमन हो गया, विंटर यानी कि ठंडी का आगमन हो गया। समझ में आ गया। कूप अप का मतलब होता है बचने की कोशिश करना। नैरो का मतलब होता है संकुचित, एकदम सिकुड़ा हुआ जो होता है उसको, तंग जो होता है उसको कहते हैं। ड्रिपिंग का मतलब होता है टपकना। ड्रिप का मतलब क्या होता है, टपकना। ड्रिपिंग माने टपकते हुए। उसके बाद देखिए थंडर का मतलब होता है गर्जन, जैसे बिजली गरजता है उसको कहते हैं। पियर्सिंग मतलब होता है भेद देने वाला, यानी कि इतना ठंडा हो कि आपके बदन में लगे जैसे कोई सुई या जो है भाला घोंप रहा हो, उस तरह का। लॉन्ग्ड फॉर का मतलब होता है तरस जाना। हिल स्टॉर्म का मतलब होता है ओलावृष्टि, यानी बर्फबारी जो होता है, जैसे बरसात के मौसम में आसमान से जो बर्फ गिरता है उसे कहते हैं। कॉर्गेटेड का मतलब होता है नालीदार, जो नाली बना हुआ, जैसे एस्बेस्टस के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर नाली की तरह जो शेप होता है उसको कहते हैं। पर्टिकुलरली का मतलब होता है खास करके। मिजरेबल का मतलब होता है दुखदाई। डिपार्टेड का मतलब गायब हो गया, समाप्त हो गया, प्रस्थान कर गया, जैसे द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड, यानी कि ट्रेन अगर बॉम्बे जाने वाली है और आप थोड़ा लेट पहुंचे तो ट्रेन डिपार्ट हो गई, मतलब कि उसका प्रस्थान हो गया, वो यहाँ से समाप्त हो गया, वो गायब हो गया, इसे भी कहते हैं। ठीक है। मेंटल का मतलब होता है चादर। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोका जाना,
ठीक है। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब किसी चीज को एकदम बड़े गौर से ध्यान से देखना, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी या फिर उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करना, उसको कहते हैं। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। रियलाइज का मतलब होता है अनुभव करना। और देखिए लोनलीनेस, लोनलीनेस मतलब अकेलापन। डिजर्टेड का मतलब होता है वीराना, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, उसको कहते हैं। उसके बाद देखिए बेड बग्स, खटमल, मॉस्किटो मच्छर, और फ्लाइज मतलब कि मक्खी। वास्प एंड हॉर्नेट मैंने आपको बता दिया। वास्प का मतलब होता है भिंड। भिंड किसको कहते हैं? भिंड इसको कहते हैं। देखिए ये भिंड हो गया, ठीक है। और तितैया जो होती है, मतलब जो पीली कलर की जो बिरनी होती है, जो काट लेता है तो मुंह हाथ फुला देता है आपको, उसको क्या कहते हैं? वास्प कहते हैं, तितैया कहते हैं, ठीक है, या बिरनी कहते हैं। और हॉर्नेट का मतलब होता है वो काला कलर का जो भेवड़ा होता है, जो भन 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 करते हुए आता है घर के अंदर, एकदम काला कलर का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्नेट कहते हैं, या भिंड कहते हैं, या फिर जो है भेमड़ा कहते हैं। समझ में आ गया आपको? टिफ्ट, टिफ्ट का मतलब होता है झगड़ा। और इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, यानी जानकर नहीं, अनजाने में, ठीक है। टू एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है भगा देना, उजाड़ देना, उसको कहते हैं। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या संभवतः, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा पहले हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, उसको फिर समझाने की कोशिश की, और साथ में वर्ड मीनिंग को देखा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.